सोचो, अगर आपको सरकारी डिपार्टमेंट से सीधा सच मिलने का एक पावरफुल राइट मिले, बिना किसी झंझट के, कैसा लगेगा? यही पावर देता है हमें आरटीआई एक्ट 2005। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन 8 से 17 तक, जिसमें बताया गया है कि कौन से केसेस में इंफॉर्मेशन डिनाई की जा सकती है, कैसे अपील करनी है और क्या होती है अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आखिर तक बने रहिए, क्योंकि ये सेक्शन समझना ही आपको बना सकता है एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन और एम्पावर करेगा सिस्टम को अकाउंटेबल बनाने में। क्या आप जानते हो, आरटीआई के थ्रू हर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। कुछ ऐसी भी डिटेल्स होती हैं जो गवर्नमेंट आपसे छुपा सकती है, लेकिन क्यों? आइए समझते हैं सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। सबसे पहले आता है हमारा नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अगर कोई इंफॉर्मेशन कंट्री की सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट या फॉरेन रिलेशंस को नुकसान पहुंचाता है तो वो सारे शेयर नहीं होंगे। मतलब जो चीज देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाए वो आरटीआई के अंदर एग्जेम्प्टेड है। सेकंड आता है हमारा कोर्ट रेस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन। अगर कोर्ट ने किसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से मना किया है या वो डिस्क्लोज करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन जाए तो वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। थर्ड आता है हमारा पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। जो इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर की प्रिविलेज को तोड़ती है वो भी डिनाई हो जाएगी। फोर्थ आता है हमारा ट्रेड सीक्रेट्स, आईपीआर और कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस। अगर इंफॉर्मेशन किसी प्राइवेट कंपनी का ट्रेड सीक्रेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस लीक कर देती है और उससे थर्ड पार्टी का नुकसान होता है तो वो नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो डिस्क्लोज किया जा सकता है। फिफ्थ आता है हमारा डिस्क्लो फिड्यूशरी रिलेशनशिप। अगर इंफॉर्मेशन किसी ट्रस्ट बेस्ड रिलेशन से रिलेटेड है, जैसे डॉक्टर पेशेंट या लॉयर क्लाइंट, तो वो कॉन्फिडेंशियल है। सिर्फ तभी डिस्क्लोज होगी जब पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा हो। सिक्स्थ आता है हमारा इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स। जो इंफॉर्मेशन हमें किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने कॉन्फिडेंशियली दी है वो एग्जेम्प्टेड है। सेवेंथ आता है हमारा इंगेजमेंट। अगर किसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से किसी की जान या सेफ्टी को खतरा हो या पुलिस के सीक्रेट इन्फॉर्मर्स की आइडेंटिटी खुल जाए तो वो डिनाई हो जाएगी। एट्थ आता है हमारा इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड। अगर इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कोई प्रोसिक अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है या प्रोसिक्यूशन को डिस्टर्ब करने वाली इंफॉर्मेशन भी नहीं दी जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन। किसी इंसान की प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है या जो उसकी प्राइवेसी को वायलेट करती है वो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो डिस्क्लोज किया जा सकता है। अब आते हैं हमारे एक्सेप्शन टू एग्जम्पशन। एक गोल्डन रूल है, जो इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को डिनाई नहीं की जा सकती वो आम सिटीजन को भी डिनाई नहीं हो सकती। और सेक्शन 8 क्लॉज 2 कहता है अगर पब्लिक इंटरेस्ट आउटवेट करता है तो एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज की जा सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा 20 ईयर रूल। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर इंफॉर्मेशन 20 साल पुरानी हो गई है तो वो डिस्क्लोज करनी ही पड़ेगी। बस एग्जम्पशंस है नेशनल सिक्योरिटी, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और कैबिनेट पेपर्स। और 20 साल का कैलकुलेशन कैसे होगा, इसका फाइनल डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है जो अपीलिएबल है। तो दोस्तों, आरटीआई का मतलब इंफॉर्मेशन मिलना नहीं होता। कभी कभी कॉपीराइट, पार्शियल डिस्क्लोजर और थर्ड पार्टी का इशू भी आता है। आइए समझते हैं सेक्शन 9 से 11 ऑफ आरटीआई एक्ट को। सेक्शन 9 जो है हमारा, इसमें आता है कॉपीराइट रेस्ट्रिक्शन। अगर कोई इंफॉर्मेशन देने से किसी और के कॉपीराइट टूट जाता है तो पीआईओ आपकी आरटीआई रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर कॉपीराइट खुद सरकार का है तो वो आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 10 पार्शियल डिस्क्लोजर। अब मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड है
और कुछ इंफॉर्मेशन पब्लिक है तो क्या होगा? तो जो पार्ट एग्जेम्प्टेड नहीं है वो आपको मिल जाएगा। सेकंड, पीआईओ आपको क्लियरली बताएगा कि सिर्फ पार्शियल इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और थर्ड, साथ ही ये भी बताना होगा कि किस वजह से कुछ इंफॉर्मेशन छुपाई गई है। डिसीजन लेने वाले ऑफिसर का नाम और डेसिग्नेशन, अगर कोई फी लगती है तो उसका डिटेल, और आपके अपील राइट्स, मतलब आप किस बात पे अपील कर सकते हो, नॉन डिस्क्लोजर फीस या फॉर्म ऑफ एक्सेस। इसको कहते हैं सेवरेबिलिटी, यानी जो एग्जेम्प्टेड है उससे अलग करके बाकी इंफॉर्मेशन देना। नेक्स्ट आता है सेक्शन 11, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। अब मान लीजिए आरटीआई किसी तीसरे इंसान या कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इन्फो से रिलेटेड है। इस केस में पीआईओ को एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट, के पीआईओ को 5 दिन के अंदर थर्ड पार्टी को नोटिफाई करना होगा कि आपने इंफॉर्मेशन मांगी है। सेकंड, थर्ड पार्टी के पास 10 दिन है अपना ऑब्जेक्शन लिखित या ओरल फॉर्म में देने के लिए। थर्ड है कि पीआईओ को उनकी बात कंसीडर करके 40 दिन के अंदर डिसीजन लेना होगा। और फोर्थ, जो भी फाइनल डिसीजन होगा थर्ड पार्टी को नोटिफाई करना होगा और उन्हें भी अपील का राइट है अंडर सेक्शन 19। इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो थर्ड पार्टी के ऑब्जेक्शन के बावजूद भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जा सकती है, एक्सेप्ट ट्रेड सीक्रेट्स जो लॉ से प्रोटेक्टेड होते हैं। आरटीआई के लॉज को इम्प्लीमेंट कौन करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबर कितने टाइम तक काम करते हैं, चलिए समझते हैं सेक्शन 12 और 13। सेक्शन 12 हमें बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी। सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के थ्रू सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाती है। अब इसके मेंबर्स के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें होते हैं एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सीआईसी और मैक्सिमम 10 सेंट्रल इंफॉर्मेशनर कमिश्नर आईसी। अब अपॉइंटमेंट के बारे में देखते हैं तो उनकी अपॉइंटमेंट करती है एक कमेटी जिसमें 3 लोग होते हैं। सबसे पहले होता है प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन होता है इस कमेटी का। नेक्स्ट है लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन। और थर्ड है एक और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो पीएम नॉमिनेट करता है। अब इनकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं तो ये लोग पब्लिक लाइफ के एमिनेंट पर्सन होने चाहिए, जैसे लॉ, मीडिया, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस या गवर्नेंस के एक्सपर्ट। लेकिन ये लोग एमपी, एमएलए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्डर या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए या बिजनेस प्रोफेशन कर रहे इंसान नहीं हो सकते हैं। अब हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं तो सीआईसी का मेन ऑफिस दिल्ली में होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर और ऑफिस इंडिया के अलग अलग सिटीज में खोले जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 13, टर्म एंड सर्विस कंडीशन ऑफ सीआईसी एंड आईसी। सबसे पहले आता है टेन्योर। तो सीआईसी और आईसी दोनों की टर्म होती है 5 साल या 65 साल की एज तक, जो पहले आ जाए। और इसमें रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं होता है। हाँ, आईसी को सीआईसी प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन उनका टोटल टेन्योर 5 साल से ज्यादा नहीं होगा। अब आता है अदर प्रोविजंस। तो अपॉइंटमेंट के बाद उन्होंने ओथ लेना होता है। वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं लिखित रूप में या फिर सेक्शन 14 के अंडर रिमूव किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है सैलरी एंड अलाउंस। तो सीआईसी की सैलरी होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर और आईसी की सैलरी होती है इलेक्शन कमिश्नर के बराबर। और पेंशनर के केस में सैलरी एडजस्ट होती है, लेकिन एक बार अपॉइंट हो गए तो उस उनकी सैलरी अलाउंस उनके अगेंस्ट चेंज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है स्टाफ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए स्टाफ प्रोवाइड करवाती है और उनके सर्विस रूल्स बनाती है। आरटीआई के पावरफुल कमिश्नर को अगर हटाना हो तो प्रोसेस क्या होता है, और अगर स्टेट अपना इंफॉर्मेशन कमिश्नर कमीशन कैसे बनाती है, आइए समझते हैं सेक्शन 14 और 15 को। सेक्शन 14 में आता है रिमूवल ऑफ सीआईसी और आईसी। तो ग्राउंड्स क्या होते हैं रिमूवल के, जो कि प्रेसिडेंट करता है। तो सबसे पहला रिमूवल का ग्राउंड आता है कि सीआईसी या आईसी को प्रेसिडेंट हटा सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी के बाद प्रूव हो जाए कि उन्होंने मिसबिहेवियर किया है
या वो अपने ड्यूटीज के लिए इनकैपेसिटेटेड है, यानी कि वो अपनी ड्यूटी निभा नहीं पा रहे हैं, तो इंक्वायरी के दौरान उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। अब आता है कि डायरेक्ट रिमूव कैसे किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा बिना सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के। अगर वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं, यानी कि दिवालिया निकल गया है, अगर किसी मॉरल टर्पिट्यूड क्राइम में कन्विक्टेड है, अगर वो पेड एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व है, और अगर वो मेंटली या फिजिकली अनफिट हो गए हैं, और अगर उनके पास ऐसे फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं जो उनकी इम्पार्शियलिटी को अफेक्ट करते हैं, तो उन्हें डायरेक्टली रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट द्वारा। और एक क्लियर पॉइंट है कि अगर वो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स या डील से फायदा उठा रहे हैं तो ये मिसबिहेवियर माना जाएगा। अब आता है सेक्शन 15 स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। सबसे पहले आता है एस्टेब्लिशमेंट। तो हर स्टेट गवर्नमेंट को अपना स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बनाना होता है। अब आता है हमारा कंपोजिशन। इसमें होते हैं एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर SCIC और मैक्सिमम 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर SIC। अब अपॉइंटमेंट आता है तो SCIC और SIC को अपॉइंट करता है गवर्नर एक कमेटी के रिकमेंडेशन पर, जिसमें होते हैं चीफ मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, और एक कैबिनेट मिनिस्टर जो CM नॉमिनेट करते हैं। नेक्स्ट आता है क्लैरिफिकेशन। अगर ऑफिशियली लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज नहीं है तो सबसे बड़ा अपोजिशन ग्रुप का लीडर कमिटी में होगा। नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी। तो ये लोग होने चाहिए एमिनेंट पर्सन जिनको लॉ, साइंस, सोशल साइंस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मीडिया या एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज हो। इसमें MP, MLA, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्डर या पॉलिटिकल पार्टी मेंबर या बिजनेस प्रोफेशन करने वाले लोग एलिजिबल नहीं होते हैं। अब इसका हेडक्वार्टर है कि कमीशन के हेड ऑफिस वही होगा जहां स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, और ज़रूरत पड़ने पर और ऑफिस भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है फंक्शंस। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर पूरे कमीशन के अफेयर्स को मैनेज करता है। ये कमीशन इंडिपेंडेंट होता है और किसी और अथॉरिटी के अंडर नहीं आता है। स्टेट के इंफॉर्मेशन कमिश्नर कितने टाइम तक काम करते हैं और अगर उन्हें हटाना हो तो प्रोसेस क्या है। आइए समझते हैं सेक्शन 16 और 17 को। सेक्शन 16 हमें बताता है टर्म ऑफ ऑफिस एंड सर्विस कंडीशंस। तो सबसे पहले आता है हमारा टर्म। तो SCIC और SIC दोनों की टर्म होती है 5 साल या 65 साल की एज तक, जो पहले आ जाए, और इसमें रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं होता है। हाँ, SIC को लेटर SCIC बनाया जा सकता है, लेकिन टोटल टेन्योर 5 साल से ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हमारा ओथ। तो अपॉइंटमेंट के बाद वो अपना ओथ गवर्नर या गवर्नर के ऑथराइज किए गए इंसान के सामने लेते हैं। अब आता है हमारा रेजिग्नेशन और रिमूवल। वो अपना रेजिग्नेशन गवर्नर को लिखित में दे सकते हैं, और रिमूवल होता है सेक्शन 17 के रूल के हिसाब से। अब आती है सैलरी। तो SCIC की सैलरी इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होती है, और SIC की सैलरी होती है चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के इक्वल। अब आता है पेंशन एडजस्टमेंट। तो अगर पहले से उन्हें पेंशन मिल रही है किसी गवर्नमेंट सर्विस से, तो उनकी सैलरी अकॉर्डिंगली एडजस्ट की जाएगी। अब आता है प्रोटेक्शन। तो एक बार अपॉइंटमेंट हो गए तो उनकी सर्विस कंडीशन को उनके अगेंस्ट चेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है हमारा स्टाफ सपोर्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट उनके लिए जरूरी ऑफिसर और स्टाफ प्रोवाइड करती है, जिससे कमीशन स्मूथली काम कर सके। अब आता है हमारा सेक्शन 17 रिमूवल ऑफ SCIC और SIC। तो ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं, और इसे रिमूव किया जाता है गवर्नर द्वारा सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद। तो अगर मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी प्रूव हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद गवर्नर SCIC या SIC को हटा सकते हैं। इंक्वायरी के दौरान गवर्नर उन्हें सस्पेंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट रिमूवल बाय गवर्नर। इसमें सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस की जरूरत नहीं होती है। अगर SCIC और SIC इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, किसी मॉरल टर्पिट्यूड क्राइम में कन्विक्टेड हो जाए, पेड एम्प्लॉयमेंट ले ले, मेंटली या फिजिकली अनफिट हो जाए, या उनके पास ऐसे फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो जो उनके इम्पार्शियल काम को
अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मिसकंडक्ट क्लॉज। अगर SCIC या SIC स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स या बिजनेस से बेनिफिट लेते हैं तो ये डायरेक्टली मिसबिहेवियर माना जाता है। तो दोस्तों आपने समझा RTI एक्ट के सेक्शन 8 से 17 में कैसे एग्जम्पशन, अपील और कमीशन का सिस्टम काम करता है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए सेक्शन बहुत ही क्रूशल है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको कौन सा सेक्शन सबसे इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।